तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो वेव्स। मतलब कि ये जो आपके ईएम स्पेक्ट्रम के रेडियो वेव्स का पोर्शन था, वो रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी मैंने ये दे रखी है, इन अ गिवन मीडियम रेडियो वेव ट्रैवल्स एज अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब कि अगर आपका मीडियम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का है, तो उस मीडियम में जब रेडियो वेव प्रोपेगेट होता है, तो उस रेडियो वेव की ये जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो स्पीड क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। मतलब कि थ्रू आउट एनी सिंगल मीडियम ये जो उसकी स्पीड बनती है, वो स्पीड कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट स्पीड होने की वजह से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये आपका रेडियो वेव ट्रांसमीटर में से ट्रांसमिट होने के बाद कितने टाइम में रिसीवर एंटेना तक पहुंचेगा। क्योंकि इसको कैलकुलेट करने का ये जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। मतलब कि हम यहाँ पे वेलोसिटी तो जानते ही है, ये वेलोसिटी कितनी होती है, जनरली ये c होती है। और हम यहाँ पे अगर किसी रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों एंटेना के बीच को डिस्टेंस का हम मेजरमेंट ले लेते हैं, तो उस मेजरमेंट के अकॉर्डेंस में हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि ये आपका सिग्नल कितने टाइम में ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना तक पहुंच जाएगा। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी होने के कारण हम ये कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, रेडियो वेव कैन पेनिट्रेट द एटमॉस्फेरिक मीडियम ऑफ द अर्थ। मतलब कि ये आपका रेडियो वेव अर्थ के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से एनर्जी को लॉस किए बगैर क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। और उसी के कारण हम यहाँ पे इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। द वेलोसिटी ऑफ वेव changes when it travels from one medium to another medium with different refractive index। जो मैंने आगे आपको बताया था कि अगर कोई ऑप्टिकली रेरर मीडियम में से आपका ये रेडियो वेव का सिग्नल कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो या फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये डिपेंड रहता है आपके उन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंपैरिजन के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूं कि अगर हम यहाँ पे दो केस को कंसीडर करते हैं, कंसीडर कीजिए कि ये आपका मीडियम है 1, ये आपका मीडियम है 2, और ये आपका मीडियम है फिर से 1। ये उसका ईटा मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, वो कंसीडर कीजिए कि 2 है। और यहाँ पे ये जो आपका ईटा है मतलब कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फिर से कितना है, 1 है। तो ये है हमारा केस नंबर 1। तो इस केस नंबर 1 में क्या है कि आपका सिग्नल इस रेरर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में से डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में क्या होता है, प्रोपेगेट होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, तो इस डेंसर मीडियम में इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, v डैश। और अगर इन दोनों वेलोसिटी की कंपैरिजन की जाए तो आंसर क्या आएगा, ये आपकी रेरर मीडियम की वेलोसिटी इस डेंसर मीडियम की वेलोसिटी के कंपैरिजन में क्या आएगी, ज्यादा आएगी। मतलब कि v इज ग्रेटर देन v प्राइम। तो यहाँ पे रेरर मीडियम में जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी डेंसर मीडियम की कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इस केस को हम ऑपोजिट कंसीडर करते हैं कि आपका सिग्नल कोई डेंसर मीडियम में से रेरर मीडियम में जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, और उसी मीडियम का ये क्या पे, ये उसका कॉपी है। मतलब कि ये आपका ईटा इज इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे ईटा इज इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पे भी ईटा इज इक्वल्स टू 2 है। तो क्या होगा कि ये जो आपका डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, तो इस डेंसर मीडियम में से जब कोई वेव इस रेरर मीडियम में आता है, तो रेरर मीडियम में आने की वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, तो इस रेरर मीडियम में उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, v प्राइम बनेगी। तो इस सिचुएशन में इन दोनों की वेलोसिटी का कंपैरिजन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये जो आपके डेंसर मीडियम की वेलोसिटी है वो क्या है, v, और आपके रेरर मीडियम की ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, v प्राइम। तो यहाँ पे v विल बी लेस देन v प्राइम। मतलब कि
डेंसर मीडियम की ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी रेयर मीडियम की वेलोसिटी के कंपैरिजन में क्या आएगी, स्मॉलर बनेगी। तो यहाँ पे आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब आप किसी सिग्नल को दो अलग अलग मीडियम में ट्रांसफर करवाते हैं, प्रोपेगेट करवाते हैं, तो उसकी वेलोसिटी उसकी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपैरिजन में क्या होती है, चेंज होती है। अगर आपका ये जो मीडियम है वो मीडियम हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रहा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर आपका मीडियम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रहता है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती, सॉरी, तो उसकी, हाँ सॉरी, ये वेलोसिटी उसकी क्या बनती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, हायर बनेगी। तो हमने यहाँ पे ये देखा था, द वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेडियो वेव आर रिफ्रैक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट्स कमेंसुरेटेड विथ देयर वेवलेंथ। मतलब क्या होता है कि आपका ये जो रेडियो वेव है, ये रेडियो वेव किसी ऑब्जेक्ट से क्या हो सकता है, रिफ्रैक्टेड हो सकता है। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि आपका रेडियो वेव का ये जो सिग्नल है, वो सिग्नल जब ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना की ओर प्रोपेगेट करता है तो बीच में जो भी ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में आते हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ ये क्या करता है, स्कैटर करता है। तो ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन होता है, रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन होता है, या फिर ट्रांसमिशन का फिनोमिनन होता है, वो फिनोमिनन किस तरह से होता है। हम जब स्नेल्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ग्लास को कंसीडर करते हैं, उस ग्लास में यहाँ पे एक प्रोजेक्शन कंसीडर करते हैं, एक परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, और उस परपेंडिकुलर के साथ हम यहाँ पे एक रे को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और ये रे यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो कितना था, ईटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन ग्लास के लिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है वो कितना होता है, 1.5। मतलब कि ये जो आपका ग्लास है वो ग्लास क्या है, डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है। तो यहाँ पे जब कोई सिग्नल रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या होता है, ये आपका इनपुट सिग्नल, मतलब कि ये आपका इंसिडेंट सिग्नल, ये यहाँ पे आपके परपेंडिकुलर की ओर क्या होता है, बेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका इंसिडेंट एंगल था वो इंसिडेंट एंगल यहाँ पे आपके जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, मतलब कि ये जो एंगल है उसकी कंपैरिजन में क्या होगा, ये होगा बहुत ही ज्यादा, जबकि ये क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ये उसकी जो डायरेक्ट वेलोसिटी थी, डायरेक्ट उसकी ये जो प्रोपेगेशन की पाथ थी, वो पाथ यहाँ पे क्या हो गई, बेंट हो गई। तो बेंट होने का कारण क्या था, बेंट होने का कारण उसका डेंसर मीडियम था। तो यहाँ पे हमने यही बताया है कि जब कोई आपका रेडियो वेव का सिग्नल एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है, वो कोलाइड करता है, तो वो ऑब्जेक्ट अगर उसकी वेवलेंथ की कंपैरिजन में होगा, कंपैरिजन से मतलब ये होगा कि उन दोनों के डायमेंशन अगर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंपेयर होते हैं, इंपोज होते हैं, तो क्या होगा कि वो आपका रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले उस अर्थ का और उस अर्थ के ऊपर की बिल्डिंग के बारे में बताया था, तो क्या हुआ था कि वो बिल्डिंग के कंपैरिजन में उस सिग्नल की वेवलेंथ होने के कारण वो वेवलेंथ का सिग्नल उस बिल्डिंग को क्या कर जाता है, पास ऑन कर जाता है। लेकिन जब दूसरी वेवलेंथ का सिग्नल उसके साथ वहां पे यूज हुआ तो वो सिग्नल उस बिल्डिंग के साथ क्या कर जाता है, कोलाइड कर जाता है, और कोलाइड करने के कारण वहां पे उसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लेमड़ा, मतलब कि सिग्नल की लेमड़ा, और अगर आपके ऑब्जेक्ट की ये जो आपका डायमेंशन है, मतलब कंसीडर कीजिए कि ये डायमेंशन डी है, तो आपके सिग्नल की ये जो वेवलेंथ है और आपके ऑब्जेक्ट का ये जो डायमेंशन है, वो दोनों अगर कंपैरिजन में आते हैं तो उसका रिफ्रैक्शन होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो हमें याद ये रखना है कि जो कोई भी एरिया में से आप वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, उस एरिया में जो भी उसका मैक्सिमम ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि उस सिग्नल को रोकने के लिए कारणभूत हो सकता है, तो उस ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में जो आपको बैंड यूज करना है वो बैंड उस ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उस ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में वो बैंड आ जाता है तो उसका रिफ्रैक्शन होने का कारण और उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी।
तो उसकी वजह से आपके सिग्नल का लॉस बहुत ही ज़्यादा होने लगेगा। तो यहाँ पे ये उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, क्योंकि जब आप प्रोपेगेशन में इसका यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन में इसका यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो बाद में उसकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो क्या है? अनइन्फ्लुएंस्ड रेडियो वेव ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, आई ग्रेट सर्कल पाथ ऑन द अर्थ। मतलब कि अगर आपका सिग्नल, रेडियो वेव का सिग्नल ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना की ओर जब प्रोपेगेट करता है और उसके बीच में कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आता है, तो वो जो आपका सिग्नल है वो सिग्नल टोटली स्ट्रेट पाथ में क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। और ये जो आपका स्ट्रेट पाथ का ट्रैवलिंग है, कोई भी ट्रांसमीटर से रिसीवर एंटेना के बीच में बाय यूजिंग द रेडियो वेव, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, जिसका ये जो इनिशिएटर है वो क्या बनता है? LOS, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ये हमारे इसी वीडियो लेक्चर की सीरीज का एक टॉपिक बनेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये LOS कम्युनिकेशन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ होता है और ये एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या करता है? ट्रैवल करता है, जो कि ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना की ओर डायरेक्टली प्रोपेगेट होता है। तो यहाँ पे हमारी जो ये अर्थ है, वो अर्थ 100% फ्लैट नहीं है, वो क्या है? थोड़ी सी कर्व है। लेकिन जब हम दो टावर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि एक है ट्रांसमीटर और दूसरा है रिसीवर, तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो ये अर्थ का कर्वेचर है, वो अर्थ का कर्वेचर निग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से आपका ये जो रेडियो वेव का सिग्नल होता है, वो सिग्नल अर्थ की कंपैरिजन में क्या हो जाता है? थोड़ा सा जरूरत के मुताबिक बेंड हो जाता है। और इसकी वजह से ये जो सिग्नल है, वो सिग्नल हमें नजर आता है स्ट्रेट डायरेक्शन में प्रोपेगेशन में, लेकिन वो असल में क्या हुआ होता है? वो बहुत ही स्मॉल एंगल में बेंड हुआ होता है, जिसकी वजह से आपका सिग्नल ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना की ओर अच्छी तरह से विदाउट एनी इन्फ्लुएंस क्या हो जाता है? प्रोपेगेट हो जाता है। और इसके कारण हमारी ये जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना की ओर हो जाती है? पास ऑन हो जाती है। तो ये जो सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज हमारे लिए रेडियो वेव के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब आप रेडियो वेव का यूज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, तो इन सभी टर्म्स के बारे में आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी को देखा? पहले हमने ये देखा, इन अ गिवन मीडियम रेडियो वेव ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। दूसरी बात ये देखी, रेडियो वेव कैन पेनेट्रेट द एटमॉस्फेरिक मीडियम ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ की जो ये एटमॉस्फेरिक मीडियम का ये जो अराउंड का ये पोर्शन है, उस पोर्शन को ये रेडियो वेव क्या कर सकते हैं? इजीली पेनेट्रेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होता है। फिर क्या देखा? द वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम विथ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये अपना मीडियम चेंज करता है, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है? चेंज होती है। रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट कमेंसुरेटेड विथ देयर वेवलेंथ, मतलब कि अगर वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव एंड डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर बिकेम कंपेरेबल, तो क्या होगा? उसका रिफ्रैक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो हमें हमारे डायमेंशन में यह भी देखना है कि वहां पे बड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा डायमेंशन का होता है, तो उसके मुताबिक हमें वहां पे बेंड का यूज करना पड़ेगा। अनफ्लक्चुएटेड रेडियो वेव ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन आई ए ग्रेट सर्कल पाथ ऑन द अर्थ, मतलब कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होगी कोई भी रेडियो वेव के बैंड की, तो ये रेडियो वेव ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना के बीच में LOS कम्युनिकेशन देगा, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। और इस फिगर में आप EM रेडिएशन को किस तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस में है, जो कि उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? एकदम परपेंडिकुलर है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, जबकि इलेक्ट्रिकल फील्ड किस तरह से? वर्टिकल प्लेन में है। और ये दोनों की एक्सिस को हम कंसीडर करें, अगर हम एक्स एक्सिस मतलब कि इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कंसीडर करें और इसकी वर्टिकल एक्सिस मतलब कि वाई को कंसीडर करें, तो इन दोनों को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लेते हैं। एक्स
परपेंडिकुलर टू द वाई है, लेकिन एक्स और वाई दोनों को कौन परपेंडिकुलर है, उसको परपेंडिकुलर है उसकी जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस ई एम रेडिएशन का जो प्रोपेगेशन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो होगा जेड डायरेक्शन में। लेकिन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म बतानी ये आवश्यक है कि आपका ये जो सिग्नल है, उस सिग्नल को जब आप ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना की ओर प्रोपेगेट करते हैं तो आपको ये यहाँ पे बहुत ही देखना होगा कि आपके ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर आता है और मैग्नेटिक फील्ड का ये जो वेक्टर बन के आता है, उस वेक्टर को आपको ग्राउंड की कंपैरिजन में कौन से ओरिएंटेशन में रखना है। क्योंकि जनरल केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को ग्राउंड की कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो क्या होगा कि ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन में या फिर अर्थ के ऊपर ये जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंड्यूस्ड सिग्नल प्रोड्यूस होता है अर्थ के सरफेस के नियर अबाउट में, वो इंड्यूस्ड सिग्नल आपके रियल सिग्नल की एनर्जी को क्या करता है, लूज करवाता है। तो ये भी मैं आपको वहां पे फिगर आउट करके बताऊंगा जब हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे कि आपके ट्रांसमीटर एंटेना में से ट्रांसमिट होने वाले सिग्नल का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या है, वो है वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये अर्थ के ऊपर पास होगा तो अर्थ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के कारण आपकी अर्थ के नीचे भी, मतलब कि इसके सरफेस के नियर अबाउट भी एक इंड्यूस्ड सिग्नल तैयार होगा। जो इंड्यूस्ड सिग्नल टोटली इस रियल सिग्नल के कंपैरिजन में क्या होगा, आउट ऑफ फेज होगा। और आउट ऑफ फेज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस देते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के कारण आपके रियल सिग्नल की जो एनर्जी है वो एनर्जी लूज होती है और जिसकी वजह से आपका सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन के बारे में जब आप बात करते हैं और जब आप इसे प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हैं तो आपको छोटी से छोटी बात को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे माइंड करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे वैसे ही आप कोई भी सिग्नल को ट्रांसमीटर में से ट्रांसमिट कर देते हैं और वो रिसीवर में कैच हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पे कई फैक्टर्स को माइंड करना पड़ता है और उन सभी फैक्टर्स को आपको ओवरकेम भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप उस फैक्टर को ओवरकेम नहीं करेंगे तो आपका सिग्नल ट्रांसमीटर से होकर रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही लॉस हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे मैंने आपको जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो वेव के बारे में डिस्कशंस दी वो डिस्कशंस आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे दूसरी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में।